नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम खबरें होंगी। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। अभिषेक, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? बिल्कुल, इस वक्त की सबसे पहले एक बड़ी खबर निदा हम अपने दर्शकों को बता दें। ये खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां एनआईए की छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की इस समय छापेमारी चल रही है कुलगाम और पुलवामा में। बता दें आपको कि लगातार छापेमारी जो है वो अभी भी जारी है। अनंतनाग और शोपिया में एनआईए की जो छापेमारी है वो चल रही है। एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, अनंतनाग और शोपिया में एनआईए लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इस बीच एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की है। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम की ये लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो जारी है। टेरर फंडिंग मामले में दरअसल ये एनआईए की टीम छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इस बीच एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की है। तो अनंतनाग और शोपिया में एनआईए की ये छापेमारी लगातार जारी है। बिल्कुल, तो एनआईए की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लगभग सभी इलाके में इस समय छापेमारी चल रही है। तो टेरर फंडिंग मामले में लगातार एनआईए की टीम जो है वो काफी एक्टिव है, सक्रिय है। और अब जम्मू कश्मीर में जब एनआईए की टीम पहुंची तो बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए एनआईए की टीम की तरफ से। लेकिन ये छापेमारी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर के कुछ और हिस्सों में लगातार जारी है। बिल्कुल, तो अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और अब बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बीच सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की पूरी संभावना है, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से पुतिन को आमंत्रित किया है और क्रेमलिन ने इसे स्वीकार कर लिया है। क्रेमलिन में एक वार्षिक आर्थिक मंच के लिए इसे तैयार किया जा रहा है, जो सितंबर 9 और 10 को शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या के लिए निर्धारित किया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल पुतिन ने इंडोनेशिया के बाली में G20 कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था और इसके बजाय यूक्रेन हमले को लेकर पश्चिम के दबाव के बीच उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजा गया था। इससे 1 साल पहले भी पुतिन ने रोम में नेताओं के सभा में भाग नहीं लिया था। इससे कुछ दिन पहले मार्च की शुरुआत में नई दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मतभेद भी देखने को मिला था। और अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के है। आपको बता दें कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां 24 से 26 मार्च तक होने वाले विश्व टीबी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत समेत 10 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ही राज्यों के भी स्वास्थ्य मंत्री और क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में काम करने वाले विशेषज्ञ सहित 1000 से अधिक लोग जुटेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही टीबी मरीजों के बेहतर उपचार के लिए नई दवा जांच की तकनीक की जानकारी विशेषज्ञों की तरफ से दी जाएगी। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान को लेकर कल लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा था और आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। दरअसल बीजेपी जहां राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग पर अड़ी है, वहीं कांग्रेस अडानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। वहीं आज कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में आज सुबह 10 बजे विपक्षी दल के नेताओं की बैठक होगी, जिसके बाद आज फिर
हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस डिफेंसिव मोड में दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी आधे अधूरे मन से इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दे रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में दूसरे विपक्षी दलों की क्या रणनीति होगी, ये भी देखना है। अगली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट को लेकर है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ताजा रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आ रहा है, कभी नेशनल हेराल्ड, कभी दूसरा तो कभी तीसरा। अब विदेश की एजेंसी FATF की केस स्टडी में पाया गया कि कैसे यूपी की सरकार में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक देश की मीडिया और आम जनता FATF की चर्चा सिर्फ इस बात के लिए करते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या उससे भी आगे की लिस्ट में जाएगा, लेकिन अब उसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फिर चर्चा है। FATF की एक केस स्टडी में देश की नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए उनसे सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहूंगा कि क्या ये दबाव बनाया गया था, और अगर बनाया गया तो आखिर क्यों उस पेंटिंग से आए 2 करोड़ रुपए किस पर खर्च हुए। ये मिस्टर आर कौन है जिनसे पैसे लेने और पेंटिंग देने का काम किया गया। अगली खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आज सीएम धामी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाले बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में उत्तर भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़क और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा होगी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यह बैठक शाम 5 बजे। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां आज भोपाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बता दें आपको कि दशहरा मैदान में आम आदमी पार्टी की ये पहली बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली से केजरीवाल इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 2 दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर रही है। बीजेपी पिछले 2 दशकों में केवल 15 महीने छोड़कर अधिकतर समय सत्ता पर काबिज है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हाल में घोषणा करने वाली आम आदमी पार्टी पिछले साल जुलाई अगस्त में स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। इस जंग के केंद्र में बनी हुई है सीबीआई और ईडी। दोनों ही जांच एजेंसियों ने पिछले दिनों कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। ऐसे में टीएमसी ने विधानसभा में सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव लाया। टीएमसी नेता तपस रॉय ने यह प्रस्ताव पेश किया। सदन में इस बारे में तपस रॉय ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि सदन के कुछ सदस्य, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी तरफ से सरकार के मंत्रियों को जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। इस वजह से जो मंत्री हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इस समय सीबीआई ईडी द्वारा सरकार के मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है। प्रस्ताव के जरिए टीएमसी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो जांच एजेंसियों का डर दिखा रहे हैं। अगली खबर वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान को लेकर के है। पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि रक्षा मंत्रालय को पेंशन के बकाये भुगतान की किश्तों में करने की अधिसूचना को वापस लेना होगा। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट मांगा है। इसमें बताया गया है कि कितना भुगतान बकाया है और इसे कितनी टाइमलाइन में चुकाया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप पर अहम सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। इसी के तहत अपराध के दायरे में लाए जाने के खिलाफ एक हस्तक्षेप याचिका दर्ज की गई है। मैरिटल रेप को लेकर देश में लंबे समय से चर्चा की जा रही है कि इसे अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं।
पत्नी की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना कितना सही या कितना गलत है? फिलहाल मैरिटल रेप कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां लखनऊ हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका लगा है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों को 5 जनवरी 2022 को जारी हुई चयन सूची को भी खारिज कर दिया है। इस चयन सूची को ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। कोर्ट का कहना है कि आरक्षण तय करने के नियमों का पालन नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 117 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए ये फैसला सुनाया। पीठ ने राज्य सरकार को झटका देते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण तय करने के कई अवैध काम किए हैं। अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि वो साल 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद 1 जून 2020 को जारी चयन सूची की अगले 3 महीने के अंदर समीक्षा करके समुचित आरक्षण तय करें। और अगली खबर कश्मीर से, जहां एनआईए की टीम कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर है। कल भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छापेमारी की गई थी और इस दौरान एनआईए ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए थे। ये छापेमारी श्रीनगर के करफली मोहल्ला हब्बा कदल के फारूक अहमद के बेटे उजैर अजहर भट्ट के घर हुई और वहीं टीम का कहना है कि उजैर आईएसआईएस के केरल मॉड्यूल में संदिग्ध है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। सुभाष देसाई को उद्धव ठाकरे के परिवार के भरोसेमंद नेताओं के तौर पर माना जाता है। अब उनके बेटे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला लिया है। यह उद्धव ठाकरे गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि भूषण देसाई उद्धव के गुट के साथ नहीं थे। सुभाष देसाई हमारे बड़े नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन का पालन कर रहे हैं। उनका बेटा हमारे साथ नहीं था। जो भी एकनाथ शिंदे गुट में जाना चाहता है उसे जाना चाहिए। अगली खबर भी महाराष्ट्र से है। आपको बता दें कि जहां पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर आज से सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे स्कूल, अस्पताल सहित तमाम सरकारी विभाग के कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर भी हड़ताल का असर पड़ सकता है। इससे पहले सरकार की तरफ से यूनियन के नेताओं से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की गई थी। विधान भवन में बता दें आपको कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के साथ यूनियन नेताओं की बैठक हुई, लेकिन किसी नतीजे तक ये बैठक नहीं पहुंच सकी। बताया जा रहा है कि बैठक में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर एक समिति गठित करने पर जोर दिया है। सरकार के इस प्रस्ताव पर यूनियन के नेता सहमत नहीं हुए। अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां अहमदनगर में 5 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। सूचना मिलते ही आनन फानन में रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी बच्चे की जान को नहीं बचाया जा सका। जानकारी के मुताबिक बच्चा बोरवेल में 15 फीट की दूरी पर अटका हुआ था। आपदा विभाग के अधिकारियों ने बताया बोरवेल में बच्चा सोमवार शाम को करीब 4 बजे गिरा था। फिर किसी ने फोन कर घटना के बारे में सूचना दी। 4 एनडीआरएफ की टीमें बच्चे के बचाव के लिए जुटी। अधिकारी ऊपर से बच्चे से बात करने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं दे। अगली खबर बिहार से, जहां लालू यादव के परिवार पर ईडी की रेड के बाद सियासी पारा गरमा गया है। ईडी की रेड पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों के यहाँ छापेमारी हुई जो राजनीति में भी नहीं है। मेरी कई बहनों की शादी इस मामले के बाद हुई, उनके घर भी छापेमारी की गई। उन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा यूज्ड ज्वेलरी की फोटो खींचकर ईडी लगा रही है और दिखा रही है कि लालू परिवार के यहाँ से मिला है। घर में जब सब देख लिया तब ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हमें बैठने के लिए कहा गया है, ऊपर से फोन आएगा तो चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। राजनीतिक जमीन और जमीर दोनों राजद के पास है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। आज सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संघ से जुड़े 35 से अधिक फ्रंटल संगठनों के लगभग 1400 नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो उन मुद्दों को सामने लाएंगे जिन्हें आरएसएस आगे बढ़ाना चाहता है।
बैठक में यह भी कहा गया है कि देश अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए भी तैयार है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी लोगों के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। बैठक में जाति, रंग, पंथ, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव खत्म करने की बात की गई। बैठक में महिलाओं को भी शाखाओं में जोड़ने पर जोर दिया गया। और खबरों में एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली की खबरों का, जहां डॉक्टर सैयदा मुफद्दल सैफुद्दीन को जामिया यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया है। वो नजमा हेपतुल्लाह की जगह लेंगे। डॉक्टर सैयदा मुफद्दल सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा समुदाय से आते हैं। वो दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के प्रमुख हैं। उन्हें दुनिया के सबसे 500 प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में शामिल किया गया। वो कई और भी पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें 5 साल तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर वो रहेंगे। बता दें आपको कि हाल ही में पीएम मोदी अपने मुंबई दौरे के दौरान डॉक्टर सैफुद्दीन से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। अगली खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अडानी मामले पर एक सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में सभी प्रकार के माफियाओं को समाप्त कर दिया। हमने अकाली दल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी साहब कहते हैं घुस के मारेंगे। पुलवामा कैसे हुआ? क्या यह चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया गया था? राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी को खत्म करो, अडानी अपने आप खत्म हो जाएगा। मोदी देश बेच रहे हैं, हमारी लड़ाई अडानी से नहीं है, बीजेपी से है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभक्ति का मतलब नहीं पता। और पंजाब से एक और अहम खबर, जहां कांग्रेस ने जालंधर सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यहां से पार्टी ने पूर्व सांसद संतोष सिंह चौधरी की पत्नी कमलजीत कौर को टिकट दिया है। ये सीट संतोष सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमलजीत और चौधरी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि जालंधर एससी संसदीय सीट के लिए कमलजीत कौर का नाम तय किया गया है। बता दें कि 14 जनवरी को जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोष सिंह का निधन हो गया था। वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, जहां अचानक से बीमार पड़ गए थे। आनंद फानन में उन्हें फगवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया था। जालंधर से सांसद की हालत जब बिगड़ी तो हालत बिगड़ते ही राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया था। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अब 15 मार्च को पता चलेगा कि कोर्ट में पुलिस ने अपने जवाब में अतीक अहमद के नाबालिग बेटों के कहां और किस हालत में होने की जानकारी दी है। इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों का पता नहीं लग पा रहा है। शाइस्ता परवीन की तरफ से प्रयागराज कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बच्चों का पता लगाए जाने की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट में पुलिस की तरफ से 4 मार्च को जवाब दाखिल कर बताया गया था कि पुलिस ने चकिया इलाके में 2 मार्च को लावारिस हालत में पाए जाने पर बाहुबली अतीक के दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह में भेज दिया था। इसके बाद अतीक के वकील की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोनों बेटों के बाल संरक्षण गृह में नहीं होने का आरोप लगाया गया था। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा था। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय कर दी। खबरों में अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां आज से 14वीं विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 17 मार्च को सीएम सुक्खू अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने विधानसभा में सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी की है। दूसरी तरफ सत्र से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में हर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बना ली गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की चुनावी घोषणाओं के मुताबिक बजट सत्र में कई अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। अगली खबर झारखंड से है, जहां आज से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि इस साल झारखंड बोर्ड की परीक्षा में 7.68 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें से मैट्रिक परीक्षा में 4,34,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,34,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं सभी जिले में नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित कराने के लिए तैयारी की गई है। राज्य भर में मैट्रिक की परीक्षा 1,225 केंद्रों पर और इंटरमीडिएट की परीक्षा 725 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा OMR शीट और लिखित प्रारूप दोनों में आयोजित की जाएगी।
मैट्रिक के परीक्षार्थी पहले हाफ में जबकि इंटर के परीक्षार्थी दूसरे हाफ में परीक्षा दे सकेंगे। उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के पहले जरूरी गाइडलाइंस जरूर चेक करें। और छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए 2500 रुपये हर महीने भत्ता देने की मंजूरी मिल चुकी है। इसका आदेश जारी किया गया है। इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल के सचिव और प्रदेश के सभी रोजगार अधिकारियों को भेज दी गई है। आपको बता दें कि 6 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा था कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी। रोजगार और पंजीयन केंद्र में रजिस्टर्ड 12वीं पास 18 से 35 साल के युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 साल तक 2500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एक और खबर दिल्ली से है। रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को छूट बहाल करने के लिए एक संसदीय समिति ने सरकार से सिफारिश की है। संसद की एक समिति ने ट्रेन यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को छूट बहाल करने पर रेल मंत्रालय से विचार करने को कहा है। लोकसभा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40% की छूट देता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु से अहम खबर की, जहां पर आपको बता दें कि मदुरै में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव पलानीस्वामी के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग करते हुए स्टालिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि मदुरै हवाई अड्डे पर एक प्रदर्शनकारी यात्री पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में पूर्व सीएम पलानीस्वामी सहित 6 एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्रदर्शनकारी यात्री एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव पलानीस्वामी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, जिससे नाराज होकर एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कोप्पल पहुंचे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रसिद्ध लिंगायत मठ का दौरा किया। प्रसिद्ध लिंगायत श्री गवी सिद्धेश्वर मठ में अभिनव गवी सिद्धेश्वर स्वामी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मन में स्वामी जी के लिए बहुत सम्मान है। मैं मठ के परिसर में खड़े होकर राजनीति की बात नहीं करूंगा। मेरे मन में स्वामी जी के लिए बहुत सम्मान है। बीजेपी कर्नाटक में विजय संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि मई में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव। तो फिलहाल नेशन@9 में अभी के लिए इतना ही। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।